आप समझ लें कि जब आप गाड़ी चलती है सबसे बड़ा कॉस्ट तो ड्राइवर का कॉस्ट होता है, पर किलोमीटर या पर आवर कितना कॉस्ट लगे। अगर आप उसको ऑटोमेट कर दें तो गाड़ी चलाना बहुत सस्ता हो जाएगा। अगर चीन उसमें सबसे आगे बढ़ जाता है तो कोई गाड़ी वाला कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। अगर आप उस रेस में घुसेंगे ही नहीं, वो चीन जिस तेज़ी से इन्वेस्ट कर रहा है आप कभी कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव चीन में यही आया WTO ज्वाइन करने का, क्योंकि ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इतनी स्पीड से चीन में घुसे कि चीन के मैन्युफैक्चरर्स का क्वालिटी इंप्रूव हो गई। तो जो इकोनॉमिक थ्योरी भी कहती है कि ओपननेस, ट्रेड ओपननेस और मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जिस तरीके से वो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, उसमें फाइनेंशियल एलोकेशन और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, ये दो सबसे बड़े मॉडल्स हैं। तो इससे आते अभी अपने अगले टॉपिक पर कि ये चाइना कर रहा है, अब बाकी देश जो है वो भी कुछ रिएक्ट करेंगे, तो आपके हिसाब से क्या रिएक्शन होगा? पर्टिकुलरली हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमिंग कंट्री से, फिर हम आएंगे मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से। जो मैंने कहा कि भाई वो जब शी जिनपिंग का स्टेटमेंट आया कि 2049 में वी विल बी द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड, तो अमेरिका ने कहा अरे फिर हम क्या करेंगे? तो उनका झगड़ा शुरू हो गया। और फिर ट्रम्प बाबू आए, उन्होंने कहा कि भाई 2018 में उन्होंने ट्रम्प टैरिफ्स लगाए कि भाई अब जो भी हो जाए चीन के अगेंस्ट टैरिफ लगाएंगे हम। अभी वो धमकी दे रहे हैं कि अगर फिर से राष्ट्रपति बन गए तो हम 60% टैरिफ लगा देंगे, और अगर चीन ने अपनी करेंसी डिवैल्यू की उसको काउंटर करने के लिए तो फिर हम 100% टैरिफ लगाएंगे। सो वो है कि भाई अब कुछ भी हो जाए हम तो आपको आने नहीं देंगे। बट इतना आसान नहीं है। तो जो इकोनॉमिक एनालिस्ट बताते हैं, ट्रम्प टैरिफ के बाद भी जो परसेंटेज वैल्यू ऐड चीन का है ऑफ इंपोर्ट्स गोइंग टू द US, ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़ रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जापान से, आसियान से, यूरोप से, अफ्रीका से मैन्युफैक्चरिंग शेयर खींच रहे हैं। अमेरिका में भी अब क्या हो रहा है कि वो बस 40 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करके वियतनाम में फैक्ट्री बना ली, अब वियतनाम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और केवल रीबैजिंग अलाउ नहीं की तो लास्ट मोमेंट में एक थोड़ा वो स्क्रू ड्राइवर लगा दिया और कुछ लगा दिया, बोला कि भाई ये हमारा वियतनाम से क्या, वैसे ही मेक्सिको से जा रहा है, वैसे ही मोरक्को से जा रहा है, तो ये सब चालू हो गया। तो ये बैरियर लगाना भी बहुत मुश्किल है। दूसरा, तो जब इनको समझ में आया कि केवल टैरिफ से काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने फिर खुद से सब्सिडाइज करना शुरू किया। तो जहाँ कहा कि भाई जो छोटी, अब जो सेक्टर्स बहुत क्रिटिकल हैं, जहाँ पे कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ऐसी आप एक तरह से ये देखें फिलोसॉफिकली कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या अभी क्लाइमेट चेंज है। तो अगर चीन कह रहा है कि भाई देखिए आप सोलर पावर सस्ते में बनाइए, उसको सस्ते में स्टोर कीजिए, बैटरी चीन के कारण ही दाम गिर रहे हैं, और उस पावर को यूज़ करके मोबिलिटी बनाइए, तेल जलाने की ज़रूरत नहीं है, सब पोल्यूशन हम अपने यहाँ पे सोलर पैनल बनाने में कर लेंगे, बाकी सब आपको सस्ते दाम पे मुहैया करा देंगे। तो क्या बुरा है? मैं नहीं कह रहा कि बुरा नहीं है, बट लोग चीन कह रहे हैं इसमें क्या बुरा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी समस्या है, चीन सस्ते में देने को तैयार है, क्यों नहीं ले रहे हो भाई? उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस दिन भी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जाने दो, चीन से सस्ते में ले आओ, दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी समस्या ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजी एक जगह पे स्टैग्नेट तो करती नहीं है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ नॉट द एंड गेम। जैसे एक EV टॉल होता है, लेविटेटिंग कार्स, बेसिकली फ्लाइंग कार, उसमें क्या होता है कि बैटरी डेंसिटी जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल से दुगना होनी पड़ती है। अब चूंकि पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो है बैटरीज़ की अब चीन ने हथिया ली है, तो इनोवेशन भी ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो वो जो डबल डेंसिटी वाली जो बैटरीज़ हैं वो चीन में ज़्यादा बन रही हैं। तो अगर चीन का ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर 60% है, तो EV टॉल का वो 90%। तो जब हो सकता है 5 साल बाद जब इलेक्ट्रिक व्हीकल, जब कार्स या फ्लाइंग कार्स जब स्प्रेड आउट करना शुरू करेंगी, चीन बहुत आगे होगा। अभी सुनने में आ रहा है कि जो एक फुल सेल्फ ड्राइव का लॉन्च शायद अगस्त में होने वाला है। आप समझ लें कि जब आप गाड़ी चलती है सबसे बड़ा कॉस्ट तो ड्राइवर का कॉस्ट होता है, पर किलोमीटर या पर आवर कितना कॉस्ट लगे।
अगर आप उसको ऑटोमेट कर दें तो गाड़ी चलाना बहुत सस्ता हो जाएगा। अगर चीन उसमें सबसे आगे बढ़ जाता है तो कोई गाड़ी वाला कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो अगर आप उस रेस में घुसेंगे ही नहीं, वो चीन जिस तेज़ी से इन्वेस्ट कर रहा है, आप कभी कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। तो इन वजहों से आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्रिटिकल चीज़ों में बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी तो क्रिटिकल है, एनर्जी के बिना जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी। तो हर इकॉनमी को रिस्पॉन्ड करना होगा। तो अब वापस आते हैं कि अमेरिका क्या करेगा। तो अमेरिका अब अपने इंडस्ट्री को फिस्कल सपोर्ट दे रहा है कि भाई आइए, आपको हम टैक्स बेनिफिट दे देंगे, हम ये दे देंगे, कुछ कुछ ढांचे क्रिएट कर रहा है। जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो हाँ, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट था, उसमें बहुत सारे WTO नॉर्म्स को वायलेट करने वाले प्रिंसिपल्स लगाए गए। तो मैं एक डिनर में था सिंगापुर में 2022 दिसंबर में। तो मेरे डिनर टेबल पे एक कोरियन ट्रेड नेगोशिएटर था और एक यूरोपियन ट्रेड नेगोशिएटर थी। दोनों एक दूसरे को चढ़ा रहे थे कि यार तुम अमेरिका के अगेंस्ट WTO केस फाइल करो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। तो अमेरिका कर रहा है ये सब। यूरोप के साथ क्या है कि उन लोगों ने एक तो वहाँ पे कंसेंसस बनाने में समय लगता है। बिल्कुल। तो उनका मॉनेटरी यूनियन तो है, इसलिए सब लोग उसको यूरोप बोलते हैं, बट हैं तो अलग अलग देश, अलग पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकली तो अलग ही है, पॉलिटिकली अलग है। तो वहाँ पे कंसेंसस बनाने में बहुत समय लगता है, और इसलिए वो रूल फॉलोअर हैं कि भाई अब WTO के नॉर्म्स हैं तो फॉलो करो। तो उन्होंने बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन किया। तो लोग कह रहे हैं कि जो EVs पे उन्होंने चीन के EV इम्पोर्ट पे ड्यूटी लगाई है, बड़ी रेवोल्यूशनरी है। भाई 25% इम्पोर्ट ड्यूटी से मतलब क्या हो जाएगा। तो और वहाँ पे समस्या ये है कि कुछ जर्मन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका कि चीन में बहुत बड़ा प्रेजेंस है। स्पेन की इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी स्टोरेज इंडस्ट्री जो है उसका डायरेक्ट कंपटीशन है। फ्रांस की रेनो का कोई ज़्यादा चाइना में प्रेजेंस नहीं है। तो फ्रांस और स्पेन कुछ और चाहते हैं, जर्मनी कुछ और चाहता है, और चीन उसमें फूट डाल रहा है। जैसे उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ जब लगाए बीफ पे, तो मुझे भी जान के आश्चर्य हुआ कि शायद 60-70% जो बीफ यूरोप से जाता है चीन, वो स्पेन से जाता है। अच्छा। तो उन्होंने स्पेन को हिट किया, जर्मनी को नहीं किया, कि 10 साल बाद लगता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल दैट इज़ द फ्यूचर। कुछ लोगों का अभी भी मानना है, अभी थोड़ा वो बिलीव कम हो रही है क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज ऐसे गिर रही हैं कि लोगों को लग रहा है कि शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े, बट लोगों का मानना था कि लिथियम आयन एक, और वो भी जो बैटरीज़ का भी का स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांजिटरी टेक्नोलॉजी है। जैसे पाम पायलट एक ट्रांजिटरी टेक्नोलॉजी थी, बट आईफोन वाज द फाइनल बिग थिंग। तो वैसे ही कि फ्यूल सेल इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन, ये तो ट्रांजिटरी टेक्नोलॉजी है। हो सकता है ना हो, बट अगर हो गया तो इसीलिए जो इकोनॉमिक प्योरिस्ट्स हैं वो कहेंगे कि भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो फालतू है। हु डिसाइड्स कि ये इंडस्ट्री चलने वाली है? जैसे चीन ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी पैसे लगाए हुए हैं, तो अगर नहीं चला तो ये सब जो कैपेसिटी है वो फालतू हो जाएगी 10 साल। बट आप उसी उम्मीद में लगे रहें कि भाई नहीं, फ्री मार्केट विल रूल, और फ्री मार्केट का एफिशिएंसी जो है वो चलती रहेगी, तो तब तक में तो होता है ना वो कि दे विल कम एंड ईट योर लंच। तो उनको भी अपने सिद्धांत छोड़ने पड़ रहे हैं। जो लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड वो खुद अब एक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, प्रोटेक्शनिज्म, वो सब पे आ गया है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था, जो पॉलिसी एनवायरनमेंट था, जो जिसमें कि हम सब बड़े हुए हैं, और जो कन्वेंशन था, मुझे लगता है अगले 5-10 वर्षों में ये पूरी तरह से बदल जाएगा। और पूरी तरह से बदल जाएगा तो जैसे पिछले 3-4 दशक में ग्लोबलाइजेशन काफ़ी बड़ा है, तो इसकी संभावना है कि आगे चल के एक्चुअली ये थोड़ा रिवर्स हो जाए, और जो सारे देश जो है वो इनवर्ड लुकिंग हो जाए, सब खुद की इंडस्ट्री पॉलिसी बनाए और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट। हाँ, सो देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि वैसा होगा। उस पे मैं यही कहूँगा वो जूरी इज़ आउट, मतलब वो उस एक्सट्रीम पे जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे मैंने कहा कि वो चीन के अगेंस्ट भी लोग काम कर रहे हैं, बट चीन को ऑफसेट नहीं कर पा रहे हैं। सी, इकोनॉमिक फोर्सेज आर वेरी पावरफुल, वो उनको पूरी तरह से काउंटर करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब अगर जैसे क्या हुआ है कि टाइम एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ एयरलाइन ट्रैवल इज़ डाउन बाय 90% इन द लास्ट 50 ईयर्स। कहने का मतलब कि अगर एक कोई मजदूर है या वर्कर है, उसको कितने घंटे कमाना पड़ता अगर उसको मान लीजिए लंदन से न्यूयॉर्क फ्लाई करना है। अगर उसको एक समय में पहले 100 कर, तो अभी उसको 12 घंटे करना पड़ता है।
तो अब क्या है कि अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल इतना सस्ता हो गया है, या मैन्युफैक्चरिंग में कंटेनराइजेशन के कारण, बड़े बड़े शिप्स के कारण, एफिशिएंसी के कारण, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के कारण, 3D प्रिंट, कुछ भी, इतनी सारी एफिशिएंसीज आ गई हैं कि इनको पूरी तरह से काउंटर करना बहुत मुश्किल है। और गवर्नमेंट्स भी ऑल पावरफुल नहीं होती हैं। आप समझ लें कि जैसे मैं कल एक एंकर कर रहा था एक एक्सपर्ट को इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे, तो ये जान के आश्चर्य हुआ कि ये एक स्विंग स्टेट मिशिगन है यूएस में। प्रेसिडेंशियल पॉलिटिक्स में आपको पता है कि वो हर एक, आप पूरा स्टेट जीत लेते हैं ना, मतलब वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विद इन द स्टेट, उसके आगे वो पूरा स्टेट आपका है। अब मिशिगन बहुत क्रिटिकल स्टेट है, और मिशिगन में सभी गाड़ियों की कंपनी है, तो आप कुछ भी कह लें, वो आईसी कार्स जो है लोकल पॉलिटिक्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसलिए पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस का एक्ट करना भी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। बट ये ज़रूर होगा कि थोड़ी फ्रैगमेंटेशन, जैसे हो सकता है कि अमेरिका और ये जो फ्रेंड शोरिंग का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कि हम इंडिया से अलाउ करेंगे, बट इंडिया को ये करना होगा कि चाइनीज़ इंपोर्ट कंपोनेंट जो है या चाइनीज़ कंटेंट जो है वो कम करें। उसमें भी ज़ीरो नहीं कर सकते, तो आप 100 का 70 कर दें, या 50 कर दें, 40 कर दें। तो ये सब होगा, बट 20 साल बाद हम कहाँ पहुँचेंगे वो कहना मुश्किल है। बट ये ज़रूर है कि जितनी तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड कर रहा था, एटलीस्ट गुड सप्लाई चेन्स में, वो अब स्लो हो जाएगा, और वो उसका पहले सिग्नल्स दिखने लगे हैं। पूरी तरह से रिवर्स होगा कि नहीं, ये गलत होगा मेरे ख्याल से। इट इज़ टू अर्ली टू से दैट। अब नीलकंठ, हमने बात करी ये कंज्यूमिंग कंट्रीज़ की, अब चलते हैं कि जैसे भारत को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। सो भारत को सेक्टर्स पहले तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनानी होगी, कि बनानी चाहिए कि इस सिचुएशन में हम हमारे इंटरेस्ट में क्या है। तो एक तरीका हो सकता है, इस बारे में सबको चर्चा करनी होगी, बट मेरे हिसाब से एक फ्रेमवर्क हो सकता है कि आप गुड्स को 3 भाग में बांट दें। एक जिसमें कि अगर चीन से आपको सस्ते में कुछ मिल रहा है, चीन से आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, आप ले लें। अगर हम एनर्जी इंपोर्टर हैं, हमें अगर जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहते हैं कि भाई आप रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी स्टोरेज को मिला के अगर 3.3 रुपीज़, अभी 1-2 महीने पहले 3.11 पे बिडिंग हुई थी, कि आपको 24/7 पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बैटरी स्टोरेज के साथ कुछ 400 मेगावाट का 3.11 पे आया था। अभी कुछ दिन पहले हुआ और 3.4 रुपीज़ की पर किलोवाट। ये सब कोल प्रोड्यूस पावर से सस्ता है, और ये ढांचा चलता रहा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अभी $75 पर किलोवाट आवर पे लिथियम आयन बैटरी है, हो सकता है कि 5-6 साल में वो 25 या 30 हो जाए। तो फिर तो क्या बुराई है? तो आप ले लें, बट ये ज़रूर रखें कि भाई डोमेस्टिक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा सा कि आप पूरी तरह डिपेंडेंट ना हो जाएं, बट वो सब आपको कोशिश करते रहनी होगी। बट आप पूरी तरह रेजिस्ट करेंगे तो आप ही का नुकसान है। अगर जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, अब चीन में स्टील की भी कैपेसिटी एक्स्ट्रा है। अब स्टील तो ऐसा है नहीं कि कोई उसमें टेक्नोलॉजी जो बनाने की कुछ नहीं, कोई नया ईजाद हो रहा है। अगर हमारे पास भी 150 मिलियन टन, 15 करोड़ टन अगर हम स्टील बना सकते हैं, तो अगर 25-30 मिलियन टन कभी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। और अगर उसके कारण क्योंकि स्टील तो इंटरमीडिएट गुड है, अब वो शिप बिल्डिंग में जाता है, मशीनरी में जाता है, गाड़ी बनाने में जाता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता है। अगर आप उसको उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे और स्टील बहुत महंगा हो जाता है, तो आपका फिर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, या शिप्स हैं, या कार्स हैं, इन सब का एक्सपोर्ट का मार्केट जो वीक हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स में आपको ज़रूर वो कॉल लेनी पड़ेगी। तो ये कैटेगरी हुई जहाँ पे आपको इन तरह के डिसीजंस लेने होंगे। दूसरा है कि जहाँ आपको जो आपके अस्तित्व के लिए, मतलब जो बेचा क्रिटिकल टू योर सर्वाइवल, जो आपके अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है करना, सेमीकंडक्टर से आप, ठीक है, अभी सेमीकंडक्टर में बहुत अर्ली स्टेज पे हैं। हमारी पहली फैब्स में ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है कुछ महीने पहले। पैकेजिंग प्लांट्स में पहला आउटपुट 6 महीने में निकलेगा। उसमें हमें 15-20 साल तक मेहनत करनी होगी, बहुत पैसे डालने होंगे, बहुत पैसे बर्बाद होंगे, बट उसके बिना ऑप्शन नहीं है। हमें अपनी चिप डिज़ाइन कंपनीज प्रमोट करनी होंगी, बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा, जिससे
डोमेस्टिक इकोसिस्टम बन सके, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जो इसमें हमारी प्रेजेंस बहुत कमज़ोर है। तो इसको आप नहीं बनाएंगे तो आप जियोपॉलिटिकली वीक हो जाएंगे। कोई भी आपको आर्म ट्विस्ट कर सकता है कि भाई ये कीजिए, नहीं तो आपको हम चिप देना बंद कर देंगे। तो आपको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा कैटेगरी है जहां आपको जॉब्स क्रिएट करने हैं। जैसे अब कुछ चीज़ों में आप बिना जॉब क्रिएट किए, मतलब आपको खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और आई वुड से इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कि मतलब वो सबको साथ लेके चलने वाली ग्रोथ के लिए आपको जॉब क्रिएशन करना है। उसके लिए अगर आपको सब्सिडी देनी पड़ रही है तो आपको देनी पड़ेगी। बट ये सब, इसमें कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मेरे हिसाब से भारत को एक तो आई थिंक R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जो है भारत की, कि हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, हमारे मैन पावर, ऐसे समय में जब जापान में, साउथ कोरिया में, यूरोप में, US में लोगों की कमी हो रही है, इटली में किसान भारत से जा रहे हैं, तो ऐसे में एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बनाना जिससे कि ट्रेंड वर्कर्स भारत से उन देशों में जा सकें। तो हमें एक नए मॉडल्स भी क्रिएट करने होंगे जिससे कि हम ग्लोबल ग्रोथ में और स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर पाएँ। क्योंकि जो मॉडल चीन ने एम्प्लॉय किया, बहुत हद तक हम नहीं कर सकते। उस तरह का एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स का, पूरा एक जनरेशन वर्कर्स का, कि अभी तो क्या है कि उनके पास प्राइसिंग पावर आ गई है तो वहाँ वो शायद डिमांड कर रहे हैं, बट एक जनरेशन वर्कर्स का पूरा अपने घर के बाहर काम करके, बहुत ही डॉर्मेट्रीज में रह के 12-12 घंटा 6 के दिन हफ्ते में काम करके किसी तरह से उन्होंने ये वेल्थ क्रिएट किया है चीन में। उस तरह का एक्सप्लॉयटेशन और वन साइडेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ मेरे ख्याल से हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हमें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो जैसे जो मैंने कहा सर्विसेज ग्रोथ, मैन पावर एक्सपोर्ट्स, इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं। तो हमें नए और इनोवेटिव एक्सपोर्ट मॉडल्स भी खोजने पड़ेंगे। एक आखिरी सवाल नीलकंठ की, भारत आज एक 3.5-4 ट्रिलियन इकॉनमी है, हम कभी ना कभी ये 20 ट्रिलियन के लेवल पे हमें पहुंचना है। तो ये जो एक हमारा सफ़र है, तो इसमें ये चाइना +1 कितना महत्व रखता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सी, चाइना +1 आई थिंक एक तरह से एक सिंबल है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कितनी कॉम्पिटिटिव है। हाँ बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का ऐसा है ना, एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट, कि जैसे अगर हम 4 से 20 जा रहे हैं तो 16 ट्रिलियन अगर इकॉनमी में ऐड करना है, मेरे हिसाब से डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स और सब्सटीट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स, जैसे ये भी है ना कि जैसे मान लीजिए अभी हम अगर $30 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो एक्सपोर्ट करने के लिए, केवल उस एक्सपोर्ट के लिए हम शायद 24-25 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करते हैं। हाँ। तो अगर हम डोमेस्टिक कंपोनेंट इकोसिस्टम बना लें तो हो सकता है कि उसमें हम 4-5 बिलियन डॉलर और कम इंपोर्ट करें, तो उससे भी डोमेस्टिक वैल्यू ऐड बढ़ता है। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और एक्सपोर्ट के ग्रोथ के थ्रू मेरे हिसाब से इन 16 ट्रिलियन में 1-1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा, मे बी मैक्सिमम 2 ट्रिलियन, बाकी तो हमें खुद ही डोमेस्टिक डिमांड से क्रिएट करना है। अच्छा, चीन का भी वही हुआ है। आप देखें गुड्स ट्रेड सरप्लस अगर उनका अभी $100 बिलियन है, $99 बिलियन है पिछले महीने का, आप उसको एनुलाइज भी कर दें, कहें कि भाई अगले 12 महीना इतना ही करेंगे, उतना नहीं होगा बट उतना ही करेंगे, तो 1.2 ट्रिलियन होता है। ये 20 ट्रिलियन की इकॉनमी है चीन की, और सर्विसेज में उनका डेफिसिट है, तो करंट अकाउंट पे उतना सरप्लस नहीं है। तो केवल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे आप पूरी इकॉनमी नहीं चला सकते। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की, यानी कि आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव लेवल पे कुछ बना सकती हैं, इसका डोमेस्टिकली बहुत फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा बदलाव चीन में यही आया WTO ज्वाइन करने का, क्योंकि ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इतनी स्पीड से चीन में घुसे कि चीन के मैन्युफैक्चरर्स का क्वालिटी इंप्रूव हो गई। तो जो इकोनॉमिक थ्योरी भी कहती है कि ओपननेस, ट्रेड ओपननेस और मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, और जो कहते हैं एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, द चैनल थ्रू विच
और जिस जिस तरीके से वो इकॉनमी को अफेक्ट करते हैं उसमें फाइनेंशियल एलोकेशन, मैं तो समझाऊंगा इसको, और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, ये दो सबसे बड़े मॉडल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें दवा बनानी है, अब हमारे दवा के मैन्युफैक्चरर्स भी थोड़े हैं महानुभाव कि वो यूएस के लिए अलग फैक्ट्री बनाते हैं, इंडिया के लिए अलग फैक्ट्री बनाते हैं, यहाँ की क्वालिटी ख़राब होती है। बट अगर हम इंश्योर कर सकते हैं कि उस तरह के मैन्युफैक्चरर्स को कि मतलब एक ही क्वालिटी में बनाएं, उसी तरह से मान लीजिए कि अगर हमने एक्सपोर्ट क्वालिटी गाड़ियाँ बना रहे हैं, तो अगर हम ग्लोबली बेस्ट क्वालिटी गाड़ी बना रहे हैं तो हमारी डोमेस्टिक गाड़ियाँ भी अच्छी हो जाएंगी। उसमें मेंटेनेंस कम लगेगा, वो उसका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मोबिलिटी कम हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हम दवा की कंपनीज अगर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की दवा बनाते हैं वो अगर इंडिया की में भी वही दवा बेचने लगे, थोड़ा दाम बढ़ सकता है, लेकिन उससे फिर पेस एट विच दे बिकम इफेक्टिव, दवाओं का एफिकेसी वो सब इम्प्रूव होने लगती है। तो इसका असर केवल कितने बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स में आए उस पर नहीं पड़ता है, उसका असर पड़ता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है कितनी एफिशिएंट है और कितनी हाई क्वालिटी है। दूसरा रिसोर्स एलोकेशन, कि अगर आपको लोन देना है किसी को, अब चीन की स्ट्रैटेजी तो एकदम ही अलग है क्योंकि उनका इकोनॉमिक मॉडल अलग है, बट किसको लोन देना है, अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं हैं आपको लोन नहीं मिलेगा। और इससे क्या होता है कि जो भी सेविंग्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट वो और एफिशिएंट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को अपनी पॉलिसी ऐसी रखनी चाहिए कि हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को कितनी तेज़ी से इंडिया में अडॉप्ट कर सकते हैं। जो बिज़नेस मॉडल, जो इकोनॉमिक मॉडल में वो हो सकता है उसको हमें एक्सपेडाइट करना होगा, जो कि हमने अपने पॉडकास्ट पे बहुत बार चर्चा की है कि हमारे पास अथाह समय नहीं है, हमारे पास 30 साल हैं जिसमें हमें किसी तरह से विकसित बन जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जितनी तेज़ी से ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में ला सकते हैं, जितनी तेज़ी से डोमेस्टिक R&D स्किल्स, R&D कैपेबिलिटीज़, स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ये सब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी तेज़ी से बना सकते हैं वो हमारे लिए उतना अच्छा होगा। नीलकंठ, धन्यवाद इस चर्चा के लिए। विषय था हमारा आज का चीन+1, जिसमें हमने शुरुआत करी चीन के इकोनॉमिक मॉडल को समझने से, फिर हम आए कि चीन+1 कहाँ से आया और उसके ओरिजिन्स क्या थे। हमने ये बात करी कि चीन खुद क्या कर रहा है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था कि एक्चुअली चीन+1 के बाद उनकी जो शेयर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में वो एक्चुअली बढ़ गई है घटने के अलावा, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो नए टेक्नोलॉजीज़ और नए एरियाज़, ग्रोथ एरियाज़ में वो डोमिनेट कर गए अपने कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। हमने ये भी बात करी कि बाकी देश कैसे रिएक्ट करेंगे, जो कुछ देशों ने टैरिफ लगाना चालू कर दिया है, कुछ देश अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हैं, और हमने अंत में ये बात की कि इसके भारत पे क्या इम्प्लीकेशंस है, भारत को क्या करना चाहिए, जहाँ आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई कि कुछ है जो हमें चीन से इंपोर्ट कर लेना चाहिए, कुछ है जो इंटरमीडिएट है, बट कुछ क्षेत्र है जो हमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना है, हमें भी प्रायोरिटाइज करना है, और हमें अपने लिए एक ग्लोबल लेवल पे एक बेंचमार्क सेट करना है। बहुत ही बढ़िया चर्चा रही नीलकंठ, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। Thank you for listening into this episode of Open Dialogue. I hope you enjoyed this as much as we've enjoyed bringing it to you. We are overwhelmed by the response that we've received and really look forward to your comments and feedback. Do like and subscribe to our channel to keep track of new episodes that are coming through. Thank you.